इसलिए न्यू क्लासिसिज्म की एज को हम लोग अगस्टन एज भी कहते हैं। जो अगस्टस था वो फेमस था कि अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स के लिए और क्लीन टाउन्स के लिए उसने रोमन पीरियड में अपना जो इलाका था उसमें उसने बड़े अच्छे टाउन्स बनवाए थे। और वो जो अगस्टस था ही वाज आल्सो फेमस फॉर द विजडम, ठीक है ना। तो वो बड़ी इन तमाम चीज़ों के लिए वो फेमस था। इसलिए ये जो हमारी न्यू क्लासिसिज्म की एज है हम लोग इसको अगस्टन एज भी कहते हैं। ग्रेजुअली मैं आपको बताती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड जैसे जैसे आगे जाएगा कि हर टाइम पीरियड का क्या क्या अलग अलग से नाम है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब अभी अभी मैंने आपको बताया मीनिंग ऑफ द न्यू क्लासिसिज्म। न्यू मीन्स न्यू, क्लासिसिज्म इज इक्वल टू क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन आइडियल्स। इट मीन्स रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल लिटरेरी प्रिंसिपल्स। हम लोगों ने क्या किया है न्यू क्लासिसिज्म में, हम लोगों ने क्लासिकल लिटरेरी प्रिंसिपल्स को रिवाइव किया है, उनको दोबारा से जिंदा किया है। अब इसका जो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है डेवलप्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ द इनलाइटनमेंट, एम्फोसाइज्ड रीजन, लॉजिक एंड इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। अब इस एज को हम लोग जो है ये इस एज को हम लोग एज ऑफ इनलाइटनमेंट भी कहते हैं, एज ऑफ रीजन भी कहते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है, एज ऑफ अगस्टन भी कहते हैं, इसको हम लोग न्यू क्लासिसिज्म एज भी कहते हैं। इस एज के इतने ज़्यादा सारे नाम हैं प्यारे बच्चों। अब सुने ये एज स्टार्ट कहाँ से होती है। 1660 से लेके 1700 तक का जो पीरियड है, 1660 से लेके 1700 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं रेस्टोरेशन एज। अब ये रेस्टोरेशन एज कैसे हुई कि इसमें वो जो हमारे पास हमारा जो किंग था, और किंग का नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा थोड़ी देर तक। वो ही वॉज वैनिश्ड फ्राम इंग्लैंड टू द फ्रांस। जो मतलब वो फ्रांस चला गया हुआ था। और लेकिन जब हालात फिर से, इससे पहले जो है हमारे पास जो है वो 1608 से लेके 1660 तक की जो एज है उसको हम लोग जॉन मिल्टन की एज भी कहते हैं, ठीक है। जॉन मिल्टन की एज जो थी उस दौरान जो है वहाँ पे कोई 1640 से लेके 1660 तक जो है वो एक आर्मी की हुकूमत रही है, ठीक है, डिक्टेटरशिप भी जिसको आप कह सकते हैं। वो उसके तहत जो था वो इंग्लैंड जो था वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट चली थी। लेकिन 1660 में जो है किंग जो है वो वापस वहाँ से किंग चार्ल्स टू जो है वो वहाँ से वापस आ जाता है फ्रांस से। तो इस वजह से वो जो है जो किंग शिप जो है वो दोबारा से वापस ली जाती है। इसलिए इस पीरियड को हम लोग रेस्टोरेशन एज भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि किंग जो है वो वापस आ गया, उसने अपना जो क्रोन है वो फिर से संभाला है, तो इसलिए इस पीरियड को हम लोग रेस्टोरेशन एज भी कहते हैं। और रेस्टोरेशन एज में जो है हमारे पास जो है जो इन्फ्लुएंस, जब रेस्टोरेशन एज थी तो उस वक्त जो है इन्फ्लुएंस ऑफ द इनलाइटनमेंट, फोकस ऑन द रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल ऑर्डर। अब ये अभी रेस्टोरेशन एज को हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे, बाकी सारी एजेस को भी। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि 1660 से लेके 1700 तक का जो पीरियड है इसको हम लोग रेस्टोरेशन एज कहते हैं। रेस्टोरेशन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो किंग है वो वापस फ्रांस से जब वापस आता है अपना क्राउन फिर से संभालता है, तो इस पीरियड को हम लोग रेस्टोरेशन एज कहते हैं, ठीक है। अब उस वक्त इन्फ्लुएंस ऑफ द इनलाइटनमेंट का इन्फ्लुएंस क्या चल रहा था, न्यू क्लासिसिज्म एज जो है, एज ऑफ द इनलाइटनमेंट जो है, यहाँ पे न्यू क्लासिसिज्म में एज ऑफ द इनलाइटनमेंट में ये डिसाइड किया गया फोकस ऑन रैशनल थिंकिंग, कि हम लोग अक्ल की बात करेंगे, ठीक है। साइंटिफिक प्रोग्रेस की तरफ जो है वो तवज्जो दी गई। इंटेलेक्चुअल ऑर्डर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल इन्फ्लुएंस क्या था, रोमन पीरियड का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस क्या था, इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक एंड द रोमन राइटर्स। ये लोग जो थे ग्रीक और रोमन राइटर्स से जो है वो इम्प्रेस हुए थे। एशियन लिटरेचर कंसीडर्ड अ मॉडल ऑफ द परफेक्शन। इन्होंने कहा कि अगर जो भी हम लोग लिखेंगे हम लोग उसमें फॉलो करेंगे किसको, ग्रीक लिटरेचर को, ठीक है ना, एज अ मॉडल, और रोमन लिटरेचर को हम लोग उसको एज अ मॉडल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मेजर क्लासिकल राइट क्रिटिक्स, और जो मेजर क्लासिकल राइटर्स थे इन्होंने जिनको इन लोगों ने फॉलो किया, उनमें अरिस्टोटल था, होरेस था, इन लोगों ने फॉलो किया, ठीक है। इन लोगों के दियर प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस्ड लिटरेरी रूल्स। इन लोगों से इम्प्रेस होकर इन्होंने अपनी जो राइटिंग्स थी इनके प्रिंसिपल्स को उनमें फॉलो करते हुए अपनी राइटिंग्स इनके अकॉर्डिंग लिखी, ठीक है। अब कोर आइडियाल्स जो इन लोगों ने उनसे लिए, इन लोगों ने ऑर्डर जो था वो फॉलो किया अपनी राइटिंग्स में, ये एक तरतीब लेके आए, बैलेंस लेके आए, हार्मनी लेके आए, क्लैरिटी लेके आए, ठीक है।
अब रोल ऑफ रीज़न, इसमें न्यू क्लासिसिज्म में रीज़न का क्या रोल है? रीज़न कंसीडर्ड सुपीरियर टू द इमोशन। इन्होंने अपनी जो भी राइटिंग्स लिखी हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे न्यू क्लासिसिज्म के अंदर रहते हुए, उनका रेफरेंस मैं आपको दूंगी, तो आप देखिएगा कि उनमें रीज़न जो है वो हाई है। इमोशंस जो हैं उनको इन लोगों ने इग्नोर किया है, ठीक है। इमोशंस की बात नहीं होती। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि रोमन पीरियड जो था वहाँ पे जो है वो किंग अगस्टस जो था, ही वाज फेमस, और ही वाज फेमस फॉर द बिल्डिंग्स एंड द टाउन्स, मतलब उसका इलाका बड़ा साफ था, उसने बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स एंड टाउन्स बनवाए। इसके अलावा वहाँ पे जो राइटर्स थे वो जो उनकी राइटिंग्स थी वो बड़ी हाई इंटेलेक्चुअल राइटिंग्स थी। उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी थी, लिखने की फॉर्म बड़ी अच्छी थी, और इमोशंस एंड फीलिंग्स भी बड़ी अच्छी उन्होंने वहाँ पे डिस्क्राइब की थी। नियो क्लासिसिज्म में क्या हुआ, इन्होंने सारा कुछ सेम ही एज इट इज़ कॉपी किया, लेकिन ये इमोशंस एंड फीलिंग्स को कॉपी नहीं कर सके। सो रीज़न कंसीडर्ड सुपीरियर टू द इमोशन। इनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, अगर आप लोग उनको उठा के पढ़ लें, जैसा कि जोनाथन स्विफ्ट की है गुलिवर्स ट्रैवल, अलेक्जेंडर पोप की आप पढ़ेंगे द रेप ऑफ द लॉक, तो आप देखेंगे उनमें इमोशंस ही नहीं है, रीज़न की बात हो रही है, ठीक है। स्टायर हो रहा है सोसाइटी के ऊपर। फिर वो जो है स्पेक्टेटर एक जो है वो मैगज़ीन था, उसमें भी ये लोग रीज़न की बात करते हैं। फिर हमारे पास वो सैमुअल जॉनसन आ जाता है। सैमुअल जॉनसन के जितने भी ड्रामाज हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे भी रीज़न को फोकस किया गया है। सैमुअल जॉनसन ने जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी लिखी थी। साइंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न को फोकस किया गया, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है मोरल पर्पस। लिटरेचर शुड इंस्ट्रक्ट एंड मोरली इम्प्रूव सोसाइटी। अब जितनी इन लोगों ने किताबें लिखी, जो इन लोगों ने लिखा, उसका पर्पज़ ये था कि हम लोगों ने सोसाइटी को मोरली इम्प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को जो एक लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लिटरेचर। एक होता है आर्ट फॉर आर्ट सेक, दूसरा होता है आर्ट फॉर मोरालिटी सेक। तो यहाँ पे इस टाइम जो न्यू क्लासिसिज्म में जो लिटरेचर लिखा गया वो था आर्ट फॉर मोरालिटी सेक, ठीक है। यहाँ पे जितना भी लिटरेचर लिखा गया उसका कोई ना कोई पर्पस था। मोरली आपने आप कर रहे हैं किसको करेक्ट, अपनी सोसाइटी को करेक्ट कर रहे हैं। किसके थ्रू, आप सोसाइटी के ऊपर स्टायर कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टायर करके आप लोगों को मोरली करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं, आप ये वाली मिस्टेक्स जो हैं वो ना करें। यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सोसाइटी मोरली थ्रू दीज राइटिंग्स, ठीक हो गया। तो ये है आर्ट फॉर मोरालिटी सीख। जहाँ पे न्यू क्लासिसिज्म जो हमारी एज है, इसमें जितने भी हमारे पास राइटर्स हैं, दे आर राइटिंग फॉर द मोरल पर्पस, लोगों को मोरली डेवलप करने के लिए, लोगों को मोरली इम्प्रूव करने के लिए लिखे जा रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है अर्बन फोकस। अब ये जो हमारी राइटिंग्स है, आप देखें जब आप अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक पढ़ेंगे, जो कि एक मोक एपिक है, ठीक है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे, वो है तो पोइट्री, लेकिन है तो लेकिन वो एक मोक स्टाइल में लिखी गई है, मज़ाहिया अंदाज में जिसको कहते हैं ना। तो अब देखें, ये जो पोइट्री होती है एपिक, ये दो तरह की पोइट्री होती है, एक होती है एपिक, एक होती है मोक एपिक। एपिक का मतलब होता है अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी विच डील्स विद द हियोरिक थीम, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है वो हम लोग जो बड़ा जो है एक आला सा जो एक थीम होता है उसको हम लोग डील करते हैं। अ लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है और हम लोग उसमें हियोरिक थीम को डील करते हैं इन अ सीरियस मूड, ठीक है ना, सीरियस टोन होती है हमारी। लेकिन जो मोक एपिक है, दिस इज ऑल्सो अ लॉन्ग नैरेटिव पोइम, बट इट्स थीम इज़ नॉट सीरियस, इट्स स्टाइल इज़ कॉमिक, ठीक है ना, इसका कॉमिक स्टाइल होता है। और ये एपिक से इस तरीके से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें भी बड़ी अकल वाली बातें की जाती हैं, लेकिन हम लोग इसमें भी लोगों को हम लोग मॉरली करेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो टोन होती है वो सीरियस नहीं होती, ठीक है। लेकिन एपिक में हमारी टोन जो है वो सीरियस होती है। तो यहाँ पे जो पोइट्री लिखी जाएगी, या इसकी जो अलेक्जेंडर पोप की जो पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, वहाँ पे आप देखेंगे कि अर्बन फोकस है। वहाँ पे हम लोग टाउन्स के लोगों की बात करते हैं। हमारे पास जो हमारे दो करेक्टर्स हैं, दे बोथ बिलोंग टू द वेरी हायर सोसाइटीज़। और फिर वो लोग जो हैं वो महफिलों में जाते हैं, उनके घर बड़े अच्छे अच्छे हैं, ठीक है ना। तो वो सिटीज़ में रहते हैं। तो यहाँ पे अर्बन फोकस है, मतलब लिटरेचर फोकस्ड ऑन सोशल बिहेवियर, मैनर्स एंड सिटी लाइफ। मतलब शहर के लोगों की बात की गई है, टाउन्स के लोगों की बात की गई है, ठीक है। उनका अर्बन बिहेवियर जो है उसको फोकस रखा गया है न्यू क्लासिसिज्म में। अब न्यू क्लासिसिज्म में यूज ऑफ स्टायर हुआ है। स्टायर क्रिटिसाइज्ड ह्यूमन वीकनेसेस एंड सोशल करप्शन। अब स्टायर का मतलब क्या है? स्टायर जो है वो हमारा जो हमारी जो सोशल जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको डिस्कस करता है, सोशल सोसाइटी की जो करप्शन उसकी बात करता है। तो आप जब रेप ऑफ द लॉक को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पे पफ पाउडर एंड बाइबल, वो जो हमारी हीरोइन है, हमारी जो मेन करेक्टर है, वो रेप ऑफ द लॉक में जो
हमारे पास जो करैक्टर है वो इतनी ज़्यादा मतलब हर टाइम जो वो तैयार होकर रहने वाली है, तो वो उसको इतना नहीं पता कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द बाइबल। पफ पाउडर एंड बाइबल उसने एक ही जगह पे रखे हुए हैं, जहाँ पे उसका जो पड़ा हुआ है मेकअप का सामान पड़ा हुआ है, वहाँ पे ही उसके जो बाइबल की बुक भी उसने रखी हुई है। मतलब वो रिलीजन को इतना ही कंसीडर करती है। तो सो दिस इज़ द स्टायर ऑन द सोसाइटी। ये सोसाइटी के ऊपर स्टायर है कि वो रिलीजन उनकी नज़र में जो है वो कुछ भी नहीं रह गया। तो जो हमारी मेन करेक्टर है बिलिंडा जो है वो हर वक्त जो है वो मेकअप करके रखती है। उसको सुबह सुबह उसकी जो नौकरानी है, उसकी जो मेड है बैटी, उसको जगाने के लिए आती है। तो दौलत का बिला वजह इस्तेमाल है, सिर्फ अपने ऊपर जो है लगा रहे हैं लोग, सोसाइटी का कुछ भी भला नहीं सोच रहे। महफिलों में जाते हैं 12-12 बजे तक कार्ड्स खेलते हैं, तो वहाँ की जो औरतें हैं उनकी उनके ऊपर भी एक तरह की क्रिटिसिज्म है, उसके ऊपर भी स्टायर है। और लोगों का जो मेन पर्पस रह गया है वो सिर्फ यही है कि हम लोग बार्स में जाएंगे, एंजॉय करेंगे और आके सारा दिन वो सारी सारी रात जागते हैं और सुबह को जो है वो 1 बजे तक 2 बजे तक सोते हैं। सो के उठने के बाद 2 बजे नाश्ता करते हैं और वो फिर महफिलों में चले जाते हैं। सो दिस इज़ द स्टायर ऑन द सोसाइटी। ठीक है ना, ह्यूमन वीकनेसेस के ऊपर, सोशल करप्शन के ऊपर जो है वो स्टायर किया गया है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ द स्टायर आपके सामने जोनाथन स्विफ्ट की जो है गॉलिवर्स ट्रैवल, वो आप देखिएगा यूज्ड स्टायर टू क्रिटिसाइज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। उसने पॉलिटिक्स और सोसाइटी को डिस्कस किया गया है। उसने उसमें वहाँ पे जो है वो 2-3 जगहों की वो जो है वो विजिट करता है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम दिखाता है उनका कैसा है, उसको फिर कंट्रास्ट करता है इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। इस तरीके से वो पॉलिटिक्स के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसाइज करता है। क्या क्यों कर रहा है, सटायर का मतलब क्या होता है, हम लोग जो मोरली किसी चीज़ को करेक्ट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अब मेजर वर्क्स में ये देखिए गुलिवर्स ट्रैवल है और फेमस हिस्टोरिकल वर्क रेस्टोरेशन एज की बात मैंने आपको बताई थी पहले। मैंने आपसे कहा था हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। 1660 से लेके 1700 तक का जो पीरियड है इसको हम लोग रेस्टोरेशन एज कहते हैं। इस पीरियड में क्या हुआ था, लिटरेचर फोकस्ड ऑन विट, स्टायर एंड रियलिज्म। इसमें विट की बात हुई थी, स्टायर की बात हुई थी और रियलिज्म की बात हुई थी। और एज ऑफ द रेस्टोरेशन में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं वो है जॉन ड्राइडन है। जॉन ड्राइडन जो है इसने चांद एक पोइम्स लिखी थी और वो बड़ी बहुत अच्छी पोइम्स थी। और इसके अलावा इसको पोइट भी था उस वक़्त का, ड्रामाटिस्ट भी था और क्रिटिक भी था। ठीक है, तो इसके अलावा अगस्टन एज। अब 1700 से लेके 1750 तक की एज को हम लोग अगस्टन एज कहते हैं। क्यों कहते हैं, दिस टाइम द पोइट्री द रिटन वर्क्स ऑफ दिस एज बिलोंग्स टू द डिस्क्राइब्स द सॉरी, ये इस टाइम की जो पोइट्री है, इस टाइम के जो अदर राइटिंग वर्क्स हैं, दे डिस्क्राइब द टाउन्स पीपल। ठीक है, अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि हु वाज द अगस्टस वाज द किंग ऑफ द रोमन पीरियड और ही वाज फेमस फॉर द टाउन्स एंड द बिल्डिंग। और 1700 से लेकर 1750 तक की जितनी किताबें लिखी गई हैं, जितना काम हुआ है, वहाँ पे टाउन्स के लोगों की बात हुई है, सिटीज़ अर्बन लाइफ को फोकस किया गया है। ठीक है, उनके घरों की बातें होती हैं, बिल्डिंग्स की बातें होती हैं, उनके बिहेवियर्स की बातें होती हैं, सोसाइटी की बातें होती हैं। इसलिए 1700 से लेकर 1750 तक की एज को हम लोग अगस्टन एज भी कहते हैं। 1700 से लेकर 1750 तक की एज को हम लोग पोप की एज भी कहते हैं। ठीक है, 1700 से लेकर 1750 तक की एज को हम लोग जोनाथन स्विफ्ट की एज भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसने गुलिवर्स ट्रैवल लिखा था। अब देखो ये जो एज है इसके कई नाम हैं। ठीक है ना, इसको एज ऑफ स्टायर भी कहते हैं। ठीक है, एज ऑफ स्टायर भी है। 1700 से लेकर 1750 तक की एज अगस्टन एज, एज ऑफ पोप, एज ऑफ गुलिवर जोनाथन स्विफ्ट, एज ऑफ स्टायर। ठीक है, नेम्ड, अब इसका अगस्टन एज नाम इसलिए रखा गया, नेम्ड आफ्टर द रोमन एम्परर अगस्टस। अब अगस्टन एज के जो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस वक्त की जो अगस्टन एज है, इमिटेशन ऑफ द क्लासिकल राइटर्स। हम लोगों ने क्या किया, जो क्लासिकल राइटर थे जैसे कि होरेस हो गया, अरिस्टोटल था, उन लोगों को इमिटेट किया है अपनी राइटिंग्स में। स्टीरिकल पोइट्री है, मतलब आप स्टायर कर रहे हैं सोसाइटी के ऊपर। रेप ऑफ द लॉग है, गुलिवर्स ट्रैवल है। ठीक है ना, अब रेप ऑफ द लॉग जो है ये पोइट्री की एक फॉर्म है, एपिक पोइट्री है। तो मोक एपिक पोइट्री है। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो द स्टाइल ऑन द सोसाइटी। रिफाइंड लैंग्वेज यार, अगर आप अलेक्जेंडर पोप को पढ़ते हैं, उसका टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो आप उसकी एक एक लाइन जो है वो रिफाइंड लैंग्वेज है, आला तरीन लैंग्वेज में वो बंदा लिखता है। ठीक है,
मेजर पोइट्स आपके सामने, अलेक्जेंडर पोप मास्टर ऑफ द ह्योरिक कपलेट। अलेक्जेंडर पोप को मास्टर ऑफ द ह्योरिक कपलेट कहा जाता है। अब ह्योरिक कपलेट क्या होता है, कपलेट का मतलब क्या होता है, द पोइट्री ऑफ टू लाइन्स, ठीक है ना, द पोइट्री ऑफ टू लाइन्स इज कॉल्ड कपलेट। अब जब ह्योरिक कपलेट लग गया इसके साथ, मैंने आप लोगों को जॉफरी चौसर के बारे में नहीं पढ़ाया, तो जॉफरी चौसर मैं क्लासिकल पोइट्री में पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले जो था ह्योरिक कपलेट को यूज़ किया था जॉफरी चौसर ने। अब ह्योरिक कपलेट का मतलब क्या होता है, पोइट्री ऑफ टू लाइन्स विच डील्स विद द ह्योरिक ह्योरिक करेक्टर्स, ठीक है ना, जिसमें कोई आप लोग ह्योरिक करेक्टर को डील कर रहे होते हैं, जो कि ह्योरिज्म को डिस्क्राइब कर रहा होता है। मतलब ये नहीं होता कि उसमें हीरो होता है, लेकिन आप अपने कपलेट को इतना अच्छा बना लेते हैं, इतना अच्छा कि वो उसकी फॉर्म बड़ी आला हो जाती है, ठीक है ना। तो पोइट्री ऑफ टू लाइन्स विच डील्स विद द थीम ऑफ द हीरोइज्म, ठीक हो गया। तो ये होता है ह्योरिक कपलेट। तो हमारा जो पोइट है अलेक्जेंडर पोप, ये ह्योरिक कपलेट की फॉर्म में लिखता है, मतलब टू टू लाइन्स की पोइट्री जो है, टू टू लाइन्स में अपनी जो पोइट्री है वो लिखता है। आप रेप ऑफ द लॉ को अगर पढ़ेंगे तो मैं आप इसमें से काफ़ी एग्जांपल्स भी अभी सुनाऊंगी, मेरे पास है नहीं लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी मोबाइल से। तो रेप ऑफ द लॉक जो है, इसकी पोइम जो है एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है, बट इट डज नॉट डील विद द सीरियस थीम। सो ये एक मोक एपिक पोइम है, तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसके बाद एसेज ऑन मैन भी इसका बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाती है एज ऑफ जॉनसन। 1700 से लेके 1750 तक का पीरियड ख़त्म हुआ। एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ स्टायर, एज ऑफ पोप, एज ऑफ अगस्टन उसको कहते हैं। वो हमारा पीरियड जब ख़त्म होता है तो 1750 से लेके 1750 से लेके 1798 तक का पीरियड स्टार्ट होता है। इस पीरियड को हम लोग कहते हैं एज ऑफ जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, ठीक है ना। सैमुअल जॉनसन जो है वो उसने डिक्शनरी लिखी थी, इस वजह से ही वॉज वेरी फेमस, नेम आफ्टर सैमुअल जॉनसन। अब ये जो एज है 1750 से लेके 1798 तक की एज है, इसको एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं, इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। देखें हमारी जो न्यू क्लासिसिज्म की एज है, आप एक तरह से देख लेंगे ये 1660 से स्टार्ट होके 1800 तक रहती है। 1660 से लेके 1800 तक हम लोग इसको एज ऑफ इनलाइटनमेंट भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा सारी छोटी छोटी बाकी एजेस भी हैं, लाइक 1750 से लेके 1798 तक के पीरियड को हम लोग एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ रीजन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कह सकते हैं। Who was the Samuel Johnson? He was important critic and the lexicographer. Who were the lexicographers? Lexicographer, a person who writes dictionary, who invented dictionary, ठीक है ना। He was the first one who wrote English dictionary, इसलिए इसको ये अपनी लेक्सिकोग्राफी की वजह से फेमस था, अपनी डिक्शनरी के आर्ट की वजह से फेमस था। इंपॉर्टेंट वर्क इसका क्या है, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स वाई ही इज द लेक्सिकोग्राफर ना। लेक्सिकोग्राफर वो बंदा होता है जो डिक्शनरी लिखता है, ठीक है। सो ऐसे राइटिंग, ऐसे बिकेम्स पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म। उस वक्त जो है पीरियड जो है 1750 टू 1798 का पीरियड जो है, ये ऐसे राइटिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। फेमस एसेसिस्ट उस वक्त के जोसेफ एडिसन है, रिचर्ड स्टीले है। दीज टू वर द फेमस एसेसिस्ट ऑफ द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, लाइक 1750 टू 1798। अब इन दोनों का एक बहुत फेमस जो है वो पीरियोडिकल, मतलब मैगजीन इनका चला करता था, जो हफ्तावार होता है उसमें, तो वीकेंड पे आता था। तो पीरियोडिकल एसेज डिस्कसिंग मोरालिटी एंड सोसाइटी, तो उसमें ये लोग मोरालिटी को और सोसाइटी को डिस्कस किया करते थे, ठीक है। वही बात है कि एज ऑफ अगस्टन जो है, और मतलब ये लोगों ने रोमन लोगों से जो बातें सीखी हैं, मोरालिटी को डिस्कस कर रहे हैं, सोसाइटी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो लिटरेरी फॉर्म्स इनकी स्टायर इस वक्त की, मोक एपिक और ऐसे। स्टायर आप लोगों ने देख लिया कि वो ग्लीवर्स ट्रैवल है, मोक एपिक आप लोगों ने देख ली द रेप ऑफ द लॉक है, और एसेज आप लोगों ने देख लिए ये रिचर्ड और स्टीले के हैं स्पेक्टेटर के नाम से, ठीक है। ये तीन फेमस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग उस वक्त फेमस थी, स्टायर, मोक एपिक और एसेज, ठीक है। अब न्यू क्लासिकल ड्रामा, ड्रामा भी उस वक्त मौजूद था, जैसे कि ड्राइडन ने, मैंने आपसे कहा कि ड्रामाज लिखे हैं। तो ड्रामा फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द क्लासिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसमें क्लासिकल क्रिटिसिज्म के रूल्स को फॉलो किया जाता था। मतलब क्लासिकल जो हैं हमारे पास ड्रामा की जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, क्लासिकल टाइम पे जो अरिस्टोटल का ड्रामा है, अरिस्टोटल ने जो ड्रामे के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, उसने कहा था कि जो जब भी आपने कोई ड्रामा लिखना है, कोई ट्रेजेडी लिखनी है, तो उसमें 3 यूनिटीज़ होनी चाहिए।
यूनिटी ऑफ टाइम होना चाहिए, यूनिटी ऑफ प्लेस होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो दे सो द राइटर्स फ्रॉम द न्यू क्लासिकल एज दे फॉलोड स्ट्रिक्टली दीज थ्री यूनिटीज, द ट्रेडिशंस ऑफ द क्लासिकल ड्रामास। उन्होंने इन ट्रेडिशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, ठीक है। अब न्यू क्लासिसिज्म का डिक्लाइन कैसे हुआ भाई? तो अब देखें 1660 से लेके 1800 तक का जो टाइम है, 1798 तक का जो टाइम है, तब तक न्यू क्लासिसिज्म चल रही है, ठीक है ना। अब न्यू क्लासिसिज्म में क्या है? द पोइट्री ऑफ द टाउन्स एंड पीपल, द एज ऑफ स्टायर, हम लोग सोसाइटी के ऊपर स्टायर कर रहे हैं फॉर देयर मोरल करेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे ड्रामाज हैं उनमें भी मोस्टली ऐसी बातें होती हैं। तो जब एक चीज़ चल रही हो, एक टाइम तक चल रही हो, तो लोग जो है उससे उकता जाते हैं। जब लोग, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब लोग इससे तंग आना शुरू हुए कि टाउन्स एंड पीपल की ही बातें हो रही हैं, तो फिर बेंट ऑफ माइंड होना शुरू हो जाता है। जब बेंट ऑफ माइंड होना स्टार्ट हो जाता है तो आप देखते हैं कि 1758 समथिंग में जो है वो विलियम डेविस जो है, वो विलियम डेविस जो है वो पैदा होता है। उसके बाद जो है फिर 1798 में जो है वो जो है वो उसे क्या कहते हैं, रोमांटिक एज स्टार्ट होती है, एज ऑफ रोमांटिसिज्म। अब जब ये 1798 से लेके 1830 तक द एज ऑफ रोमांटिसिज्म जब रहता है, तो अब आप इसके पीछे वाला कॉन्सेप्ट देख लें कि 1798 तक जो बात हो रही है वो लोगों की बातें हो रही हैं, सोसाइटी की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे लोग जो है वो बोर हो गए हैं इतनी बातें सुन सुन के। तो अब लोगों ने जो है दे स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स नेचर, दे स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स पोइट्री, दे स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स ब्यूटी, फ्लावर्स। तो अब लोग जो हैं वो टाउन्स और सोसाइटी से तंग आ गए हैं। अब उन्होंने फूलों की, दरख्तों की, हवा की, पानी की बातें करना शुरू कर दी हैं। सो फिर जो है 1798 से लेके 1830 तक का जो पीरियड है इसको हम लोग रोमांटिक पीरियड कहते हैं। ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये पीरियड स्टार्ट होता है तो आपको पता है देयर आर टू इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ दिस पीरियड। एक तो है सैमुअल टेलर कॉलरिज और दूसरा है विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये दोनों जो है डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो हैं वो जो रोमांटिक पोइट्री जो है वो लोग ये जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें वो दोनों जो अपने सर पे लेते हैं कि जिसमें सैमुअल टेलर कॉलरिज कहता है कि आई शैल मूव फ्राम सुपर नेचुरलिज्म टू द नेचुरलिज्म, और विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि आई शैल मूव फ्राम नेचुरलिज्म टू द सुपर नेचुरलिज्म। तो आप लोग देखते हैं कि पोइट्री में सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। जब हम लोग एज ऑफ रोमांटिसिज्म पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो डिक्लाइन हो गया फिर न्यू क्लासिसिज्म का। एक वक्त के बाद हर जो पीरियड है उसका जो है वो डिक्लाइन होता है, ठीक है। और उसके बाद राइज ऑफ द रोमांटिसिज्म, इमोशंस, नेचर, इमेजिनेशन की तरफ लोगों ने जाना शुरू कर दिया, रोमांटिसिज्म आ गया, ठीक है। तो न्यू क्लासिसिज्म का हम लोग कंक्लूजन इस तरीके से करते हैं कि न्यू क्लासिसिज्म रिप्रेजेंट्स रीजन, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द लिटरेचर। जब